CH-56 मैजिक फाइट शुरू की जाए। बाप रे बाप, राजा वीर ने तो हद ही कर दी। चंद्रशेखर, क्या तुम गिन पा रहे हो कि उस सीट के शरीर पर कितने मैजिक इक्विपमेंट और टूल्स हैं? मुझे ये बिल्कुल ठीक भी नहीं लग रहा। ये आरव के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। सीट को ग्राउंड में आता हुआ देखकर मिस्टर अनिरुद्ध अपनी कुर्सी से उठकर उसे देखने लगे। उन्हें ये तो पता था कि राजा वीर सिंह चालाक थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो अमीर होने का ऐसा फायदा उठाएंगे और अपने बेटे को मैजिक फाइट के मैदान में मैजिक इक्विपमेंट्स का पुतला बनाकर भेजेंगे। इस राजा वीर ने तो आज कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने नहीं सोचा था कि एक छोटी सी मैजिक फाइट के लिए ये इतना कुछ करेगा। आरव के लिए सीट से जीत पाना पहले ही मुश्किल था, अब मैजिक टूल्स होने के कारण उसके लिए जितना और भी मुश्किल हो जाएगा। प्रिंसिपल चंद्रशेखर ने कहा, इतने सालों से स्कूल के मैजिशियंस इसलिए नहीं हार रहे थे क्योंकि उनका मैजिक कमजोर था, बल्कि इसलिए हार रहे थे क्योंकि इन हाई क्लास मैजिक फैमिलीज के मैजिशियंस पूरी दुनिया के मैजिक टूल्स अपने शरीर पर पहनकर आते थे। इस बार भी ऐसा ही कुछ होता दिखाई दे रहा था। एक तरफ राजा वीर सिंह ने सीट को न जाने कितने मैजिक टूल्स और इक्विपमेंट दे दिए थे और दूसरी तरफ आरव के पास सिर्फ एक डिफेंस शील्ड थी जो उसे मिस्टर सूर्यांश से मिली थी। उसके पास और कुछ भी नहीं था। आरव के दोस्त और स्कूल की तरफ से भी जो लोग इस मैजिक फाइट को देखने आए थे, सीट को देखते ही सब परेशान हो गए थे। प्रिंसिपल चंद्रशेखर और मिस्टर अनिरुद्ध का भी चेहरा उतर गया था। उन्होंने इस बार आरव से उम्मीद लगा रखी थी। पिछले कुछ सालों से न जीत पाने का बदला वो आज जीत कर लेना चाहते थे, लेकिन इतने सारे मैजिक इक्विपमेंट्स ने उनके जीतने की संभावना को और कम कर दिया था। अनिरुद्ध, क्योंकि तुमने ही इस मैजिक फाइट को रखने की सलाह दी थी, तो क्यों ना तुम इस मैजिक फाइट के रेफरी बन जाओ? मुझे तो यही बेहतर लगता है, राजा वीर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। वो एक चूहे और बिल्ली के बीच का खेल देखने के लिए बेहद उतावले हो रहे थे। उन्हें बखूबी मालूम था कि इतने सारे मैजिक इक्विपमेंट्स होने के बाद आरव सीट के सामने एक चूहे से ज्यादा और कुछ नहीं था। मिस्टर अनिरुद्ध को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। आरव सच में एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का था और वो उसके लिए बहुत परेशान थे। अब तो वो भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे थे कि आरव बस जिंदा बच जाए, क्योंकि इतने सारे मैजिक टूल्स के सामने किसी भी मैजिशियन का टिक पाना नामुमकिन था। आरव और सीड दोनों ही नई पीढ़ी में बहुत फेमस और टैलेंटेड मैजिशियंस हैं और ये मैजिक फाइट इसलिए करवाई जा रही है ताकि आप सभी इससे प्रेरित होकर मैजिक कल्टीवेशन करने में और भी ज्यादा मेहनत करें। इस मैजिक फाइट का मकसद किसी बैरभाव को जन्म देने का नहीं है, बल्कि इससे वो मैजिशियन चुना जाने वाला है जिसे पूरे एक हफ्ते के लिए संजीवनी झील में मैजिक कल्टीवेशन करने का मौका मिलेगा। चलिए आरव और सीड, आप दोनों अपनी अपनी जगह ले लीजिए। आप दोनों को ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग दिल से खेलेंगे। मिस्टर अनिरुद्ध आरव और सीट के बीच में खड़े हुए थे और बुलंद आवाज में बोल रहे थे ताकि स्टेडियम में बैठे हुए सारे लोग उन्हें सुन सकें। इसके बाद वो कुछ कदम पीछे हट गए जिससे वो आरव और सीट के बीच में न रहें, लेकिन वो ग्राउंड से बाहर नहीं गए थे। अगर मैजिक फाइट के दौरान कोई भी गड़बड़ी होती तो वो उसे वहां रहकर रोक सकते थे। वो नहीं चाहते थे कि उन दोनों में से कोई भी घायल हो। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाओ और मैजिक फाइट शुरू करने के लिए मेरे सिग्नल का इंतजार करो, मिस्टर अनिरुद्ध ने कहा। आरव और सीड एक दूसरे के सामने ही खड़े हुए थे और मिस्टर अनिरुद्ध के कहने पर उन्होंने एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाया। हाथ मिलाने के पहले सीड की हथेली पर थोड़ी सी बर्फ आ गई थी और जैसे ही आरव ने उससे हाथ मिलाया, वो उस बर्फ की ठंडक को अपने अंदर तक महसूस कर पा रहा था। आरव ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। देखते ही देखते उसकी हथेली में आग की गर्मी आ गई थी जो उसे सीड की बर्फ से बचा रही थी और अब सीड उस आग की गर्मी को महसूस कर पा रहा था। सीड के चेहरे पर शिकन देखकर आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। तुम सच में किसी गंदी नाले के चूहे हो, लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हें ज्यादा देर तक इतनी अच्छी जगह नहीं रहना पड़ेगा। मैं अपने एक ही हमले से तुम्हारे दिमाग को जमा दूंगा। शायद उसके बाद तुम्हारी अक्ल ठिकाने पर आ जाए और तुम कभी भी किसी हाई क्लास वाले इंसान के सामने सिर उठाने की हिम्मत न करो। सीड ने आरव का हाथ छोड़ा और अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। बेवकूफ, आरव ने कहा, और फिर वो भी अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। आरव ने अपनी जगह पर खड़े होकर कुछ पलों के लिए आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर पूरे ग्राउंड का जायजा लेने लगा। तभी उसकी नजर स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों पर गई। आज जब वो हवेली में आया था तो लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। कोई उसका मजाक उड़ा रहा था, कोई उसे बेवकूफ कह रहा था और कुछ उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। लेकिन सब जानते थे कि आज उसकी जीत मुश्किल थी, इसलिए लोग उस पर दया दिखा रहे थे। उसे लगा कि लोगों ने पहले से ही मान लिया था कि वह हारने वाला था। कई लोग खुद को चालाक समझते थे और आरव जैसे होनहार लोगों के रास्ते में सीमाएं बनाते थे। जब आरव जैसे लोग इन सीमाओं को पार करने की कोशिश करते थे तो उनका मजाक उड़ाया जाता था।
ऐसे लोगों को बस नमक मिर्च लगाकर दूसरों के बारे में बातें करना अच्छा लगता था। वो सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि वो हाई क्लास हैं और उनसे ज्यादा ताकतवर और कोई भी नहीं है। लेकिन आज वो दिन था जब आरव ऐसे लोगों का मुंह हमेशा के लिए बंद करने वाला था। आज वो उन सबको दिखाने वाला था कि वो गलत थे। मैजिक फाइट शुरू की जाए। जैसे ही राजा वीर सिंह ने इशारा किया, मिस्टर अनिरुद्ध ने उस मैजिक फाइट को शुरू करने का ऐलान कर दिया। जिस मैजिक फाइट का आरव और सीड बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो अब शुरू हो चुकी थी। अगले ही पल आरव की आंखें आग की लपटों की तरह गहरी लाल हो गईं और उसके चारों ओर 7 जलते हुए स्टॉर्स आ गए, जो एक दूसरे से जुड़कर एक स्टार पाथ बना रहे थे। चमकते हुए स्टॉर्स, अपना जादू दिखाओ। आरव के ये बोलते ही उसके हाथ में एक फायर बॉल आ गई, जिसकी लपटें इतनी तेज थी कि वो अपने चारों तरफ सब कुछ जला देना चाहती थी। फायर बर्स्ट कोच आरव ने महज कुछ ही पलों में अपना स्टार पाथ पूरा कर लिया था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि अब भी लोगों के कानों में वो आवाज गूंज रही थी। आरव की इस पहल को देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। वो सोच रहे थे कि आरव में हुनर तो है, लेकिन फायर बस्ट के पहले लेवल की स्पेल आज उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। कितनी अजीब बात है, इसने फायर बस्ट की पहली लेवल की स्पेल का इस्तेमाल क्यों किया? इसे इतना तो पता ही होगा कि बर्निंग बोनस की शक्ति स्कॉच से कहीं ज्यादा है। जब इसने अपने प्रैक्टिकल में बर्निंग बोनस का इस्तेमाल किया था, तो फिर अब क्यों नहीं कर रहा? ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर रहा है? मिलिट्री इंस्ट्रक्टर मिस्टर महेश को लग रहा था कि आरव का दिमाग खराब हो गया था। इतना ही नहीं, जो लोग आरव को जानते थे, उन्हें पता था कि स्कूल में आरव ने ही सबसे पहले फायर बस्ट बर्निंग बोनस को एक्टिवेट किया था। लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि उसने इतनी बड़ी मैजिक फाइट में फायर बस्ट कोच का इस्तेमाल क्यों किया। सीड अब भी अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था। उसे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि उसे अपनी मैजिक स्पेल इस्तेमाल करने की कोई जल्दी नहीं थी। वो आरव के मैजिक स्पेल का पूरा होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आरव ने अपना स्टार पाथ पूरा किया, सीड ने मुस्कुराते हुए कहा, आइस स्प्रेड, और उसने भी देखते ही देखते अपना स्टार पाथ पूरा कर लिया था। वो भी आरव जितना ही तेज था। आइस स्प्रेड फ्रीज अटैक। जैसे ही सीड ने अपना स्पेल पढ़ना शुरू किया, पूरे स्टेडियम का तापमान एकदम से कम हो गया था। गर्मी के मौसम में अचानक बर्फीली हवाएं चलने लगी थी। बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़ रहे थे। देखते ही देखते बर्फ की एक परत आरव के आसपास पहुंच गई थी। अगर आरव 3 सेकंड से ज्यादा समय तक आइस स्प्रेड के हमले की रेंज में खड़ा रहता, तो उसके दोनों पैर बर्फ में जम जाते। किसी भी मैजिक फाइट के दौरान आइस स्प्रेड हमेशा कारगर साबित होती है, क्योंकि वो हमला करते समय दुश्मन के पैरों को जमा देती है और दुश्मन फिर हिल भी नहीं पाता और मैजिक फाइट हार जाता था। प्राइमरी लेवल पर सिर्फ विंड और अर्थ एलिमेंट में मूवमेंट स्पेल होती थी। आइस स्प्रेड स्पेल एक रेंज में काम करती थी। जैसे ही बर्फ जमीन पर जमने लगती, उसके बाद मैजिशियन को उस रेंज से 3 सेकंड में बाहर भागना पड़ता। इसका मतलब ये था कि अगर आरव उस रेंज से 3 सेकंड में नहीं भागता, तो वो सीड के लिए एक पुतले जैसा बन जाता, जिस पर सीड आसानी से निशाना लगा सकता था। और सीड के दूसरे हमले के बाद आरव बर्फ की मूर्ति बन जाता, जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लगते और वो कुछ भी नहीं कर पाता। यही तो आइस स्प्रेड की खासियत थी कि वो एक ही हमले में सामने वाले को ढेर कर सकता था। शीट, ये लड़का पागल हो गया है। वो वहां क्यों खड़ा है? वहां से भाग क्यों नहीं रहा? एक दर्शक ने कहा। उसकी जगह अगर मैं होता तो कब का भाग गया होता। अगर ये जम गया तो इसका खेल तो यही खत्म समझो। आज सीड मैजिक फाइट आसानी से जीत जाएगा, दूसरे दर्शक ने कहा। आरव अब भी अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था, वहां से हिला तक नहीं था। अगर उसकी जगह कोई और मैजिशियन होता, ना जाने कब का भाग गया होता। तुम मुझे जमाना चाहते हो, है ना? अचानक आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। आरव ने अपनी फायर बॉल सीड पर नहीं फेंकी थी। वो बखूबी जानता था कि प्राइमरी लेवल की फायर स्पेल सीड का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। लेकिन इस फायर बॉल स्कॉच का एक दूसरा काम था। आरव ने अपनी फायर बॉल की प्राइमरी लेवल स्पेल सीड के हमला करने से पहले ही पूरी कर ली थी और अभी उसके हाथ में एक फायर बॉल भी आ चुकी थी। सीड के हमला करने से ठीक 3 सेकंड बाद आरव ने अपनी ये फायर बॉल जमीन पर बहुत आराम से फेंकी। जैसे ही वो फायर बॉल नीचे गिरी, वो बड़ी बड़ी फायर फ्लेम्स में बदल गई और ये फायर फ्लेम्स आरव के चारों तरफ फैलने लगी थी। आरव एक फायर एलिमेंट यूजर था, इसलिए ये फायर फ्लेम्स उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। सीड के हमले के कारण धीरे धीरे उसके पैरों के नीचे बर्फ जमने लगी थी, लेकिन जैसे ही ये आग की लपटें उस बर्फ तक पहुंची, तो बर्फ पिघलने लगी। आरव ने फ्लेम्स के बीच में सीड को देखा और मुस्कुरा दिया। सीड की चाल उल्टी उसी पर भारी पड़ गई थी। जो बर्फ चारों तरफ फैली हुई थी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जमा रही थी, लेकिन फायर फ्लेम्स से मिलकर अब वो पानी में पिघलती लगी थी। भागना तो दूर की बात है, सीड के इस हमले से बचने के लिए आरव को अपनी जगह से हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी।
सीड को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आरव इतनी आसानी से उसके हमले से बच कैसे गया था। इस आरव का दिमाग तो बहुत तेज है। आइस स्प्रेड के हमले से बचने के लिए इसने प्राइमरी फायर स्पेल स्कॉच का इस्तेमाल किया। यही तो सही तरीका है मैजिक स्पेल्स को इस्तेमाल करने का। मिस मीरा, जो बाकी दर्शकों के साथ बैठी हुई थी, आरव की इस चालाकी पर मुस्करा रही थी। वैसे तो कई सारे स्टूडेंट स्कूल में मैजिक सीख रहे थे, लेकिन उनमें से ऐसे बहुत ही कम बच्चे थे जो जादू की गहराई को समझ पाते। अगर आरव की जगह कोई और बच्चा होता तो वो फायर बर्स्ट की स्पेल से सीधा अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए फेंक देता, लेकिन आरव ने ऐसा नहीं किया था। उसे पता था कि फायर बर्स्ट से बहुत कुछ किया जा सकता था। जैसे अगर कोई इसे किसी बंद जगह में इस्तेमाल करता जहां आग लगातार जलती रहती, तो ये एक आग की दीवार में बदल जाती जो किसी को भी अंदर नहीं आने देती। और अगर कोई आरव की तरह इसका इस्तेमाल करता तो ये आइस स्प्रेड से एक सुरक्षा का कवच बना देती। लेकिन जादू की ऐसी समझ अपने अंदर ला पाना बहुत ही मुश्किल काम था। कई लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती थी, लेकिन वो जादू को ऐसे नहीं समझ पाते थे जैसे आरव ने कुछ सालों में ही समझ लिया था। आरव ने सिर्फ एक ही फायर स्पेल से आइस स्प्रेड का असर खत्म कर दिया। ये तो काबिले तारीफ के लायक है। मैंने पूरी जिंदगी में कई मैजिशियन को देखा है, अच्छे अच्छे जादूगर ऐसी चीज को समझने में नाकाम हो जाते थे। प्रिंसिपल चंद्रशेखर ने प्रभावित होकर कहा। कुछ गिने चुने स्पेल्स आने के बाद भी आरव उनका पूरा फायदा उठाना जानता था। एक प्राइमरी मैजिशियन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती थी अपनी कुछ स्पेल्स का अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना, और आरव इस चुनौती पर खरा उतरा था। सभी को साफ नजर आ रहा था कि इस हमले में तो आरव ने सीड को मात दे दी थी। अब मेरी बारी। आरव अब भी अपनी बनाई हुई फायर फ्लेम्स के बीचों बीच खड़ा हुआ था। उसने देखते ही देखते अपना स्टार पाथ बना लिया और किसी को पता भी नहीं चला कि वो स्टार पाथ बनाने की कोशिश कर रहा था। एक और फायर बॉल आरव के हाथ में आ गई थी, लेकिन देखने से ही समझ में आ रहा था कि इस फायर बॉल की फायर फ्लेम्स कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक थी। ये उसकी पहली फायर बॉल जैसी नहीं थी। फायर बस्ट बर्निंग बोनस। आरव की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी। पूरे स्टेडियम का तापमान बढ़ गया था। स्टेडियम में बैठे सारे लोग इसे महसूस कर पा रहे थे। आरव ने अपनी फायर बॉल सीधा सीट की तरफ फेंकी और वो जहां जहां से जा रही थी वहां भी कुछ फायर फ्लेम्स छोड़ती जा रही थी। आखिर में फ्लेम्स का एक रास्ता बन गया जो सीधा सीट की तरफ बढ़ रहा था। ये तो फायर बर्स्ट का दूसरा लेवल है। अगर इसने किसी को छू भी लिया तो वो इंसान जलकर राख हो जाएगा, दर्शक में बैठे किसी इंसान ने कहा। स्टेडियम में बैठे हुए ज्यादातर दर्शक जादू के अच्छे खासे जानकार थे, और जैसे ही उन्होंने देखा कि आरव ने आसानी से फायर बर्स्ट की दूसरी लेवल स्पेल का इस्तेमाल कर लिया था, उनकी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। पहले उन्हें लगता था कि आरव सीट के सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके फायर बर्स्ट बर्निंग बोनस का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें समझ में आ गया कि आरव भी एक अच्छा मैजिशियन था और सीट का सामना कर सकता था। वो चालाक आरव सीट के पहले हमले से बच निकला, लेकिन अब सीट उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, कहीं वो उसे मार ही न डाले। मायरा ने परेशान होकर कहा। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके साथ जो होगा वो उसकी खुद की गलती होगी। उसके बगल में ही आहान बैठा हुआ था और उसने कहा। राजा वीर सिंह अब भी मुस्करा रहे थे, जैसे सब कुछ एकदम उनके प्लान्स के मुताबिक ही चल रहा हो। जैसे ही फायरबॉल सीट के पास पहुंची, लोगों ने देखा कि अचानक से सीट की रफ्तार बढ़ गई और वो फायरबॉल के निशाने से पलक झपकते ही दूर हट गया। सीट की ऐसी रफ्तार देखकर लोग चौंक गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सीट एकदम से इतना तेज कैसे हो गया। ऐसा लगा मानो उसके पैरों के नीचे गाड़ी के पहिए निकल आए हों। जैसे ही आरव ने देखा कि उसकी फायरबॉल सीट को लगने की जगह जमीन पर गिर गई थी, वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालने पर उसे सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। सीट के जूतों के नीचे से हल्की रोशनी निकलने लगी थी और उसके बाद ही सीट इतनी तेजी से यहां से वहां भाग पा रहा था। इसका असर बिल्कुल अर्थ एलिमेंट की रिपल स्पेल की तरह था, जिससे सीट इतनी तेजी से भाग पा रहा था। शिट, ये जूते तो मैजिक इक्विपमेंट है, और ये कोई ऐसा वैसा मैजिक इक्विपमेंट नहीं है, बल्कि मैजिकल बूट्स हैं जो बिल्कुल अर्थ एलिमेंट के रिपल स्पेल की तरह काम करते हैं। अगर मैं सालों तक पैसे इकट्ठे करूं तब भी मैं इन्हें खरीद नहीं पाऊंगा, आरव ने मन ही मन सोचा। इन मैजिकल बूट्स ने अचानक से आकर आरव का पूरा प्लान खराब कर दिया था।